So we'll write that peptidization is the process of converting the precipitate into the colloidal solution, that is called peptidization. ठीक है, तो we'll write that कि भाई पहले अपन precipitate बनाएंगे, बाद में उसमें peptidization करेंगे. अब this is what कि भाई we are studying how the colloidal salts are prepared, वो पढ़ रहे थे अपन, है ना. So that is, so the process of converting the precipitate into the colloidal solution is called peptidization. चलो देखते हैं कैसे करना है. एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास गिवन है AgNO3 और उसमें ऐड करता हूं मैं एक्सेस ऑफ KI. मैं KI को ऐड करता हूं. अगर KI को ऐड करूंगा तो मुझे AgI का PPT मिलेगा, दैट इज कॉल्ड येलो PPT ऑफ AgI मिलेगा मुझे. अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा रिएजेंट आपने एक्सेस में ऐड किया. मान लेते हैं कि अगर अपन ने KI को एक्सेस किया, इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा. अगर आपने KI को एक्सेस में ऐड किया तो फिर जिसको एक्सेस में ऐड किया तो जो प्रेसिपिटेट है उस प्रेसिपिटेट में इस एक्सेस ऑफ रिएजेंट जिसको ऐड कर रहे हैं उसका कौन सा आयन कॉमन है जो कि प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट है. तो अपन कहेंगे I नेगेटिव. हाँ तो ठीक है, अगर I नेगेटिव कॉमन है तो this I negative will convert the PPT into the colloidal size particle. ये तो हो गया PPT. और I नेगेटिव इससे बॉन्ड बनाएगा और अगर बॉन्ड बनाएगा तो it will convert into the colloidal size particle. वो ऐसे बन जाएगा. Then it will be a negatively charged colloids. Negatively charged colloids. Colloids होगा नेगेटिवली चार्ज colloids. और इट इज लाइक दैट कि भाई जैसे अपन कहते हैं अगर हमारे पास ऐसे ना AgI का PPT है, ये AgI का PPT बन गया मान लेते हैं, ये PPT और यहाँ पर सोल्यूशन है. इस सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ KI है, इस सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ KI है. एक मिनट रुकना. तो विल से दैट जो प्रेसिपिटेट है ना अपने पास, उस प्रेसिपिटेट को देखूंगा ना, रुको तो पहले. तो अपन कहेंगे कि हमारे पास जैसे I नेगेटिव है ना ये, और इसमें Ag पॉजिटिव है. तो ये I नेगेटिव ना इस Ag पॉजिटिव को, मतलब बहुत सारा I नेगेटिव क्या करेगा सोल्यूशन में, इस Ag पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. और इस Ag पॉजिटिव के जो पार्टिकल्स होंगे ना, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स, इसको धीरे धीरे किस में ले जाएंगे, सोल्यूशन में ले जाएंगे इस टाइप से. तो ऐसे पिक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को सोल्यूशन में ले जाते हैं. तो जो प्रेसिपिटेट वाला ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इन दोनों में से हमें डिसाइड करना होता है किसी एक को एक्सेस में. मान लेते हैं कि KI की जगह अगर मैंने, मान लो सपोज कर लेते हैं कि KI की जगह हमने AgNO3 एक्सेस में ले लिया. तो AgNO3 अगर एक्सेस में लोगे ना तो इन दोनों में से कौन सा आयन इस एक्सेस वाले में कॉमन है. तो इन दोनों में से सपोज सिल्वर आयन कॉमन है, तो फिर इस बार सिल्वर आयन इस प्रेसिपिटेट को सॉल्यूशन में लेके जाएगा. तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई AgI बनेगा PPT और इसको जो एक्सेस में ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है, AgI, तो वही बनेगा.
इससे हमें एक्सेस से ये भी पता चल जाता है कि आपने कौन सा आयन एक्सेस में है, सो दैट की कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आएगा। सो अब इस बार एजीआइन कॉमन था जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होगा, चार्ज कोलॉइड्स होगा। हमें कॉमन आयन चेक करना होता है, इसमें आई नेगेटिव आयन इसके साथ कॉमन था, इसमें एजीआइन इसके साथ कॉमन था, इसलिए अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स बनाया। लाइक दैट वी आर एबल टू टेल कि कौन सा कोलॉइड्स बनेगा। दूसरा वी कैन रीड दैट, सपोज अपने पास ऐसे क्या है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास FeCl3 है और इसमें एक्सेस ऑफ अपन ऐड करते हैं, सपोज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो NH4OH ऐड करता हूं, राइट ना, इसमें अपन ऐड कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये डिपेंड करेगा कि जब अपन इसको रिएक्ट करेंगे तो भाई क्या होता है कि FeOH होल थ्राइस, ये बनता है ब्राउन पीपीटी, दिस इज अ ब्राउन पीपीटी, ये बनता है ब्राउन पीपीटी। अब अगेन व्हाट विल हैपन, अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसको एक्सेस में लेने वाले हो। अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इस बार मैंने FeCl3 के एक्सेस में लिया, ठीक है। अगर आप FeCl3 को एक्सेस में लेने वाले हो तो ये FeCl3 जो एक्सेस में लिया, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉमन है, क्योंकि इसमें भी Fe है और उसमें भी Fe है, तो उससे अपन को पता चलेगा कि भाई FeOH होल थ्राइस जो कि पीपीटी था, वो Fe3 प्लस आयन जो एक्सेस में ऐड करेंगे ना अपन, दे विल कन्वर्ट द पीपीटी इनटू द कोलाइडल सॉल्व, वो कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर देता है। सो इट मींस दैट इट विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। और अगर अपन इसको एक्सेस में ले लेता हूं, क्योंकि इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में ले लो। अगर इसको एक्सेस में लोगे तो फिर इस केस में OH माइनस आयन इज कॉमन विद दिस, तो अपन कहेंगे फिर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा। सो FeOH होल थ्राइस will form OH minus ion, OH minus ion, like that we can write, so negatively charged colloids बन जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो पीपीटी बनेगा अपने पास, उस पीपीटी में कौन सा कॉमन एनाइन है उससे डिसाइड करते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हो गया, चार्ज कोलाइड्स, और ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। तो अब लिखो, मैं अपना तो वी आर एबल टू टेल है। अब इसमें अपन क्या बोलते हैं, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, कभी कभी जैसे अपन ने ये तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन बताया, इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं अपन। जैसे अपन थर्ड एग्जांपल लिखेंगे ना, सेलुलोज नाइट्रेट, दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे पॉलीमर पॉलीमर भी बनाते हैं, इज पेप्टाइज्ड बाय द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, अपन उसको ऐसे लिखते हैं, लाइक इथेनॉल C2H5OH ऐसे। तो दिस सॉल्यूशन ना, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दैट कमर्शियली इज नोन एज द सॉल्यूशन फॉर्म, द सॉल्व फॉर्म is commercially known as
known as, ये कभी कभी अपन से पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, known as colloidons. ये नाम दिया था, उसको अपन कोलोडाइन बोलते हैं, तो वो भी अपन से पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाट इज कोलोडाइन, तो आप ध्यान रखना उसका। तो ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस है, मोस्टली अगर अपन से चार्ज में भी पूछ लेते हैं और ऐसे एग्जाम पर पूछेंगे, बताओ इन दोनों में से इसको एक्सेस में ऐड किया तो कौन सा चार्ज आएगा कोलैंड पे, तो अपन कहेंगे पहले अपन को पता होना चाहिए भाई प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, KNO3 का या AgI का, AgI का, ठीक है। तो किसको आपने एक्सेस में ऐड किया, देख लेते हैं किसके साथ कॉमन आयन मैच कर रहा है, बता देंगे किसका पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो ये अपना पेप्टाइजेशन प्रोसेस था, राइट। तो मैं इसको हटाता हूँ फिर। अच्छा तुम लोग ये बताओ, कल भी तुम्हारा क्लास है, तो तुम्हारा क्लास मॉर्निंग में नहीं हो सकता कल? कल संडे है, कल संडे है, मॉर्निंग में हो सकता है क्या? क्यों, तुम्हारा क्लास मॉर्निंग में नहीं हो सकता है ना, तो मॉर्निंग में करते हैं ना, 8 to 11 कर लेते हैं ना कल मॉर्निंग में, ठीक है ना, कल 8 to 11 होगा, ठीक है। तो कल अपन 8 to 11 कर लेते हैं मॉर्निंग में क्लास, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। अब कुछ और डाउट है तो भाई सब लोगों को पता हो गया है 8 to 11 क्लास है अपना, मैं ऑफिशियली भी डालता हूँ, अब कोई मना करे तो करे, हो गया तो हो गया, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा बताओ, अभी जिसको बोलना है वो बोल दे। अब कल संडे है, कौन बोल देगा कि मेरा स्कूल है, कोई थोड़ी बोल सकता है ना। तो स्कूल वगैरह तो वीकडेज होता है तब होता है ऐसे। चलो ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब प्रेसिपिटेट हमें कैसे पता चलेगा किसका बनेगा, तो वो तो पता होना ही चाहिए भैया। अब तक अपन को ये नहीं पता कि प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, जिसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, जिसको स्कूल में भी काफी सारे प्रैक्टिकल्स तो किए होंगे ना, तुम लोग स्कूल तो जा ही रहे हो, तो प्रैक्टिकल्स तो करोगे ना, तो प्रैक्टिकल्स में जिसके प्रेसिपिटेट होते हैं याद रखो किसका प्रेसिपिटेट बनता है। वैसे अपन को पता चल जाएगा कि मतलब कोवेलेंट प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं, तो वो पता तो चल ही जाता है कि भाई कोवेलेंट प्रेसिपिटेट कौन कौन से होते हैं ना। चलो फिर अपन चेक करते हैं, तो ये तो अपन ने लिखा था लास्ट टाइम कि भाई दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब एक पढ़ा, मतलब लास्ट पार्ट था क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ, है ना, डिस्पर्स्ड फेज। इसमें भी अपन ने 3 पार्ट लिखे थे, एक लिखा था अपन ने मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है, एक लिखा था अपन ने मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। अभी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होता है, द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, phase is already in the colloidal range, already in a colloidal range, they are already in a colloidal range. So the macromolecular colloids, these colloids are prepared by direct mixing of these are prepared by the direct mixing of dispersed phase and dispersion media, phase and dispersion media। तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब अपन ये बता रहे हैं कि भाई जैसे स्टार्च होता है ना, गम हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट ना, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। अगर रबर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, रबर इज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन है C6H6 ले लेंगे, तो उसमें डिसॉल्व करके बता देंगे। तो मैक्रोमोलिकुलर का मतलब है, मैक्रो मतलब बड़ा साइज होता है, अगर पहले से बड़ा साइज है तो हमें सिर्फ डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट, विल गेट द प्रोडक्ट। मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स तो इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं था। माइक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स में एग्रीगेट्स होंगे पार्टिकल को, माइक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स, माइक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स। अब माइक्रोमोलिकुलर में क्या होगा, द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज मतलब डिस्पर्स्ड फेज का, पार्टिकल साइज इज स्मॉल। So to convert them into size of colloidal range, the particle aggregates and convert to colloids by special methods. थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा ना एग्जाम्पल, ब्रेडिग्स मेथड में मेटल सॉल्व आपने वेपराइज किया, जब कॉन्डेंस हुआ तो वो एग्रीगेट भी हुआ, तो बड़ा साइज बन गया पार्टिकल। पेप्टाइजेशन में अभी अपन ने लिखा AgNO3, we can write that process of peptidation। भाई इसमें भी तो आपने यही किया कि पार्टिकल का साइज छोटा था प्रेसिपिटेट, हमने किसी एक को एक्सिस में ऐड करके बड़ा बनाया साइज, वो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पर यूज करा बाय पेप्टाइजेशन। तो वो भी मेथड्स अपने क्या हो गए, मैक्रोमोलिकुलर की पार्टिकल साइज छोटा था, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ा बड़े साइज में। सो बाय पेप्टाइजेशन भी तो अपन ने यही किया है ना, एड्सॉर्प्शन। जैसे आपको याद होगा ना, मेटलर्जी में अपन ने पढ़ा था कि जो पीबीएस वगैरह जो अपन बनाते हैं, मतलब ये और थे अपने, तो अपन ने ना, तुम्हें याद होगा इसमें पोटेशियम जेंथेट ऐड किए थे, सोडियम और पोटेशियम जेंथेट ऐड किया था टू जनरेट द फ्रोथ, और इन्हीं को हमने फ्रोथ कलेक्टर्स जैसे भी, और कलेक्टर जैसे भी यूज किया था। वो क्यों? क्योंकि इसका सल्फर और इसका सल्फर ये लेड से कंबाइन करेगा तो पीबीएस को फ्रोथ में लेके जाएगा एड्सॉर्प्शन फेनोमेना से। तो ये एड्सॉर्प्शन फेनोमेना हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये जो है ये लेड को इंटरेक्ट करेगा लेड से, और लेड को अगर अट्रैक्ट करेगा अपने साथ तो बार बार कहां ले जाएगा, फ्रोथ में ले जाएगा। That is also a peptidation process or a adsorption process. So वो भी तो एक तरीके से पेप्टाइजेशन प्रोसेस था जो अपन वहां लिख रहे थे, है ना, इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कलेक्टर्स में अपन ने लिखा था ना पोटेशियम जेंथेट, वो भी वही था। थर्ड होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स, इससे अपन को कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन, मोस्टली इससे क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। मेसल फॉर्मेशन, ठीक है ना, मेसल फॉर्मेशन। So the solution at low concentration behave as a normal liquid, ठीक है, तो behave as a normal liquid। मतलब जब हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो इनिशियली लो कंसंट्रेशन पे इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल लिक्विड, जैसे पानी में NaCl डाल दो लाइक दैट। बट on increasing the concentration,
the particles associates due to van der Waals forces, due to the particle associate that is around 100 लिख रहा हूं मैं, around क्या 100 ही होता है, due to van der Waals forces to form a particle called missile. मतलब इनिशियली तो लो कंसंट्रेशन पे वो बिहेव करता है कैसे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl वगैरह होता है, पर जब अपन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं ना, तो जब अराउंड 100 पार्टिकल्स हो जाएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, ड्यू टू van der Waals अट्रैक्शन वो एग्रीगेट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, और वो बना देंगे एक सिंगल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मिसल. सो दैट इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन. ठीक है. सो द मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, missile formation take place above the temperature, take place above the temperature called as Kraft temperature. उसको अपन क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर के अबव मिसल बनेगा, एंड the concentration is called concentration at which missile is formed is called critical missile concentration. उसको अपन कहते हैं critical missile concentration. उसको अपन critical missile concentration. तो ऐसा कौन से पार्टिकल्स करते हैं, एग्जाम्पल, द पार्टिकल्स ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स इन वाटर फॉर्म्स associate to form missile, to form missile. Soaps and detergents are salt of sodium or potassium salt of higher fatty acids. Soaps are sodium salt of higher fatty acids. फैटी एसिड्स मतलब अपन लिखेंगे ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट विल बी C17 H35 CONA लाइक दैट. मतलब उसमें 17 कार्बन का एक चेन होगा, इट इज अ सोडियम सॉल्ट, सो इट इज लाइक दिस. जब अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा. अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूं. अब वो चेन को ना अपन ऐसे बना देते हैं. अब चेक करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, विल गेट दैट. मैं अब जैसे सोप और डिटर्जेंट्स है ना, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अच्छा खासा पार्ट है वो, दैट इज कॉल्ड सरफेक्टेंट. तो सोप और डिटर्जेंट को अपन थोड़ा पढ़ भी लेंगे, क्योंकि उसमें अपन को काफी सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी. अपन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, इस टाइप की प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हैं. पहले अपन तो मिसल की बात करते हैं. ये पानी है मेरे पास, एक बकेट में अपन ने पानी लिया,
और उसमें अपन ने थोड़ा सा सोप डाल दिया, अपन सर्फ डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम, डिटर्जेंट डाल देते हैं, और डिटर्जेंट्स में भी बस एनाइन उसमें भी होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उसमें भी होगा। एट लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, चेन वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट, ये वाटर अट्रैक्टिंग होगा क्योंकि आयंस है तो वाटर में डिजॉल्व होगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे इट विल बी लाइक दिस, पार्टिकल ऐसे, वो नेगेटिव चार्ज पानी में होगा क्योंकि वहां पर चार्ज होगा तो आयंस ही वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, दे विल बी लाइक दिस एट लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक तरीके से एक बकेट में पानी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं, रिन और लाइक दैट ना, जो भी डालना है उनको सर्फ डाल देते हैं। तो अगर थोड़ा सा ही सर्फ डालोगे ना तो वो अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, वो बस सरफेस पे ऐसे हाइड्रोकार्बन के चेन, वो अपन को दिखते नहीं है, दे आर नॉट विजिबल, बट वो हाइड्रोकार्बन के चेन बाहर रहेंगे और उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर रिपेलिंग होगा, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे व्हाट विल हैपन कि भाई इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रहेगा क्योंकि वो तो वाटर रिपेलिंग होता है, तो डिसॉल्व नहीं होगा उसमें। जब अपन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, है ना, अपन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, when the concentration increases, अपन concentration को बढ़ाएंगे, then तो यहां पर और बनेंगे, जब ये और बनेंगे तो उन चेन्स में वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा, there is wonderful force of attraction between the hydrophobic chains, force of attraction in hydrophobic chain, attract in hydrophobic chain, so hydrocarbon chain, due to which they associates, उसकी वजह से वो एसोसिएट हो जाएंगे, ड्यू टू विच दे एसोसिएट्स। अगर वो एसोसिएट होंगे ना, एक मिनट आता हूं, कोई बात नहीं, तो अपन कहेंगे इनके बीच में ना आपस में अट्रैक्शन होगा तो वो ना फोल्ड हो जाता है ऐसे वाटर के अंदर, मतलब जब ये ऐसे each 100 particles will fold और attract to form a missile, तो अपन एक मिसल बना के देख लेते हैं कैसे, इसमें ये ऐसे हो जाएंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करके ऐसे मिसल बना, ये आपस में अट्रैक्ट करके ऐसे मिसल बना, तो वंडरवॉल अट्रैक्शन की वजह से ऐसे वो फोल्ड हो जाएंगे, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर आ जाएगा और इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर वाटर से अट्रैक्ट करेगा, लाइक दैट दे आर फॉर्म, सो मिसल फॉर्मेशन, ऐसे मिसल, इसको अपन कहते हैं मिसल, पेरिस मिसल फॉर्मेशन, राइट। सो मिसल विल बी फॉर्म इनसाइड द सॉल्यूशन, तभी तो वो ऐसे बनाना, अगर सिर्फ सरफेस पे बनाना होता तो ऐसे बना लेता, वो तो लो कंसंट्रेशन पे होता,
लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो बाहर होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे तो नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ है जो वाटर से इंटरेक्ट करना है, और अंदर की तरफ तो हाइड्रोफिलिक, इनमें वंडरफुल अट्रैक्शन है। तो ये तो एक स्फीयर जैसे बना लेंगे ना, एक स्फीयर जैसे बनाएंगे जिसमें इनके बीच में तो अट्रैक्शन है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर से इंटरेक्टेड है, सो दे डिसॉल्व इन वाटर, दे गो इनटू वाटर, सो दैट इज हाउ दे फॉर्म द मसल, दैट इज हाउ दे विल फॉर्म द मसल, राइट। अब थोड़ा सा और, ऐसा जरूरी नहीं कि वाटर में मसल बनेंगे, मसल नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी बनते हैं, बट उसमें फॉर्मेशन का अलग तरीका होगा, सो विल सी दैट। अपन थोड़ा सा पार्ट सोप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अपने काफी डिटेल में है, तो अपन उस पार्ट को पढ़ लेते हैं भाई, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जब बता रहे हैं तो उसको पढ़ ही लेते हैं फिर, सर्फेक्टेंट्स करके। तो यहाँ अपन ने मसल फॉर्मेशन देखा, थोड़ा अपन सोप्स के बारे में पढ़ते हैं और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, इसलिए मैं उस पार्ट को पढ़ा। So soaps और अपन ना सोप्स और डिटर्जेंट्स को एक्चुअली सर्फेक्टेंट नाम देते हैं, सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। तो लिखते हैं भाई व्हाट आर सर्फेक्टेंट, लिखो सर्फेक्टेंट, जल्दी लिखो भाई। जल्दी लिखो, डन, चलो। अब सर्फेक्टेंट्स ना दो टाइप से होते हैं, एक तो एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है और एक कैटायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट का मतलब है when the anions forms micelles, yeah, surfactant which produces anion in the solution, that is called anionic surfactant. तो cationic surfactant क्या होगा, which produces cation in the solution। चलो भाई देखते हैं, which provides anion in the solution, dissolve in solvent। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, एक तो आपने लिखा ही हुआ था अपन ना, कैटायनिक थोड़ी देर में लिखेंगे,
मतलब एनाइनिक अपन मतलब ठीक है, एनाइनिक और कैटाइनिक है तो अपन को पता है कैटाइनिक वो होता है जो कैटाइन्स में कैटाइनिक। वो एग्जांपल लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही लिखेंगे क्योंकि एनाइन में अपन को ज्यादा ही पूछ लेते हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे जैसे एनाइनिक सरफेक्टेंट। अब मैं एनाइनिक सरफेक्टेंट को भी दो टाइप से लिखूंगा, एक तो सोप है, दूसरा डिटर्जेंट है। सोप में मैं लिखूंगा जैसे सोडियम स्टेरेट, C17H35 CON। सोडियम पाल्मेट तो अपन लिखेंगे दैट इज C15H35 और CON। सोडियम ऑलिएट, अब ऐसा नहीं करेंगे अपन सारे ही लिख लो, पर जितने अपन से पूछ सकते हैं उतने तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इतने तो लिख रहे हैं। डिटर्जेंट्स, तो फिर डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये सोडियम सॉल्ट होते हैं, ये सोप जो होते हैं ये कार्बोक्सिलेट होता है, और डिटर्जेंट्स जो होता है वो सल्फेट होता है। ऐसा होता है, वो उनको अपन डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स। ठीक है, लिख लो भाई, फिर आगे देखते हैं अपन। एनाइनिक कैटाइनिक, ओके चलो। तो C13 होता है H विल राइट दैट 26 और 27 SO3, इसको अपन कहते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट। और भी होते हैं डिटर्जेंट्स। अब अपन ऐसे लिखते हैं, एक कॉमन ऐसे कर देते हैं, देखिए सरफेक्टेंट में मतलब एनाइनिक सरफेक्टेंट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, सोप को अपन ऐसे लिख सकते हैं CnH2n +1 CON। इसमें भी CnH2n +1 और SO3n। इसमें अपन लिख सकते हैं अगर n is 15 to 20, मैं इसमें भी लिख सकता हूं where n is 15 to 20, where n is 15 to 20। एक्चुअली अपन से जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो मेनली एनाइनिक फॉर्म से ही पूछे। अगर अपन क्लीनिंग एक्शन की बात करें ना, एक्शन ऑफ सल्फेट इज मोर, ऑब्वियसली बात है डिटर्जेंट अपन ज्यादा अच्छे होते हैं। सोप पर अगर नहाने का साबुन है तो उसका क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट्स के बराबर थोड़ी होगा, वो तो कम ही होगा।
but among two soaps, अगर दो सोप्स हैं तो अगर दो डिटर्जेंट्स या दो सोप में कंपेयर करना है, नो डाउट सोप डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग एक्शन अच्छा ही होगा सोप से, लेकिन अगर मेरे पास दो सोप्स हैं अलग अलग, नहाने वाले दो साबुन है, तो कौन सा अच्छा होगा? जिसमें वैल्यू ऑफ एन ज्यादा होगा। अगर दो अलग अलग डिटर्जेंट्स हैं तो जिसमें वैल्यू ऑफ एन ज्यादा। टू सोप्स, द बेटर क्लीनिंग एक्शन will be of that which has higher value of n. तो अगर डिटर्जेंट में नंबर ऑफ कार्बन कम भी होंगे तब भी क्लीनिंग एक्शन अच्छा होगा, लेकिन अगर मुझे दो डिटर्जेंट्स में कंपेयर करना है तो फिर कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन से पूछ लो। अभी जो कैटायनिक सल्फेक्टेंट्स होते हैं, कैटायनिक सल्फेक्टेंट्स, वो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। ये तो था एनायनिक, अब अपन कैटायनिक। अब उधर उतना लिख नहीं पाता ना मैं ये सब, फिर मुझे छोटा छोटा करना पड़ता है, पढ़ना होता है, इसलिए मैंने हटा दिया कि भाई अब तो अलग अलग बताओ। कैटायनिक सल्फेक्टेंट्स, देयर अमोनियम सॉल्ट्स डिसोसिएटेड वाटर टू गिव्स कैटायंस, वो तो मैंने पहले लिखा। और अमोनियम सॉल्ट, सो सीधा एग्जांपल लिखते हैं। We can write like this, carboxylic acid की जगह अपन सीधा अमोनियम सॉल्ट like that। तो कैटायनिक जब वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। We can get like this, मतलब और भी अपन लिख सकते हैं ऐसे, जैसे C12 है, H13 है, और इसको अपन अमोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं, और फिर अपन नाइट्रोजन ऐसे कर सकते हैं। मतलब अपन क्या करें कि भाई आप कैटायंस में, मतलब हमसे कोई नाम ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ भाई ये दो ऑक्टाइल हो गया, है ना, अमोनियम क्लोराइड, दो डेकाइल हो गया, 12 है ना। तो एनिलीनियम ट्राइमिथाइल एनिलीनियम दो डेकाइल क्लोराइड, दो डेकाइल क्लोराइड, लाइक दैट वी कैन राइट। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक अनसैचुरेशन होता है, मतलब जो अपन ने लिखा था ना, इसमें एक अनसैचुरेशन होता है, तो कहीं कहीं अनसैचुरेशन भी होता है, तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं। जनरली ये ऐसे ही होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला।
अब जैसे ये होते हैं तो अब ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, बस हो गया एक्सेट्रा। न्यूट्रल भी होते हैं सोप, मतलब उनको कहते हैं अपन नॉन आयनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स। आयनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स, उसमें अपन क्या करेंगे, अल्कोहल को रिएक्ट करवा देते हैं, हायर कार्बन चेन ऑफ अल्कोहल अपन एपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसको रिएक्ट करवाएंगे अपन, एपॉक्साइड के साथ। So we get non-ionogenic surfactants. We get like this. We get like this. Which are used to form where hard water is present. We all know that कि hard water में generally अपन surfactants को dissolve नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो precipitate हो जाते हैं, लेकिन आयंस नहीं है अगर तो हार्ड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मतलब जहां हार्ड वाटर होता है वहां पर नॉन आयनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन ना, जैसे हार्ड वाटर होता है राजस्थान वगैरह में, तो उधर जो सोप होते हैं चाहे वो नहाने वाला सोप हो या डिटर्जेंट हो, वो नॉन आयनोजेनिक सर्फेक्टेंट्स होता है। और डिपेंड करता है कि जहाँ हार्ड वाटर है अपन ये यूज करेंगे, जहाँ सॉफ्ट वाटर है तो यहाँ, डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड द कंट्री, वो सोप भी उसी टाइप से बनाते हैं। ठीक है, आप लिख लो क्योंकि ये तो सर्फेक्टेंट्स बता दिए मैंने। अपन थोड़ा सा उनका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा उनका मिसल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। The critical missile concentration is the lowest concentration of surfactants at which missile is formed. Missile is formed. ठीक है ना? Is formed. And the nature of missile formation depends on the polarity of the medium. Polarity of medium. Polarity of medium. अब मुझे लगता है काफी है, इससे ज्यादा सर्फेक्टेंट्स में मत जाओ। वाटर में तो अभी मैंने देखा था मिसल फॉर्मेशन। सर्फेक्टेंट अगर बेंजीन में बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। वाटर में सर्फेक्टेंट्स कैसे बनेगा, वाटर में तो अभी अपन ने देखा था, सोप ऐड करेंगे तो मिसल फॉर्मेशन। अगर वाटर में बना हुआ ना तो इट विल बी लाइक दिस, जब अपन सोप ऐड करेंगे। That is how the missile is formed in water. अगर अपन सोप को ऐड करेंगे ना इन बेंजीन, इट विल बी मिक्स्ड विद दिस। बेंजीन का नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है क्योंकि अपन को पता है अगर हाथ में ऑयल भी लग जाएगा
तब भी अपन सोप से वॉश कर लेते हैं। और अगर हमें कोई मतलब आयनिक कंपाउंड है तब भी अपन वाटर से मतलब उसको साफ कर लेते हैं, सोप से वॉश कर लेते हैं। मतलब इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा कि जो डर्ट है वो आयनिक है या नॉन आयनिक है, अपन उसे सोप से ही वॉश कर लेते हैं। तो इसमें जो मिसल फॉर्मेशन होता है वो ऐसा, बेंजीन से हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्ट करेगा और सारे के सारे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ऐसे हो जाते हैं मिसल फॉर्मेशन। मतलब मिसल फॉर्मेशन उससे भी होता है। तो बेंजीन में क्योंकि भाई आयनिक पार्ट तो बेंजीन में रिपेल करेगा, लेकिन नॉन आयनिक पार्ट तो अट्रैक्ट करेगा ना बेंजीन को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली अपन क्लीनिंग एक्शन करते हैं। भाई अगर हमारे क्लोथ्स गंदे हो गए और अपन अज्यूम कर ले कि ये इस पे ये मतलब जो है वो जो डर्ट है वो क्लोथ्स पे है, तो इसको अगर ये आयनिक है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अपन कहेंगे ऐसे निकलेगा, जो मेसल है वो उसको ऐसे निकालेगा, रिमूव कर देगा। और अगर नॉन आयनिक है, जैसे ऑयल वगैरह लग जाता है कॉलर पे, ये नॉन आयनिक है, जो कॉलर वगैरह पे होता है, तो वो ऐसे निकलता है। फिर वो हाइड्रोफोबिक पार्ट उससे इंटरेक्ट करेगा ना, और जब अपन वाटर से वॉश करेंगे तो वो इसके साथ निकल जाएगा। वाटर से वॉश करेंगे तो ये उसे निकाल देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आयनिक डॉट लगा हुआ है या नॉन आयनिक है, वो दोनों ही सोप से निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई सोप में एक बड़ा सा राइट ना, आयनिक है तो भी वो निकल जाएगा डर्ट, और नॉन आयनिक होगा तब भी। अब तुम रब करते हो तो मुझे नहीं पता मतलब उसको क्यों रब किया जाता है, उसमें तो वैसे भी डर्ट निकल जाएगा। वॉशिंग मशीन में थोड़ी वो रब करते हैं, वो तो बस इंटरेक्ट करवाता है इससे, वो रोटेट रोटेट करके बस निकाल। हम तो इसलिए उसको रब करते हैं ताकि कपड़ा ही मतलब अपने आप ही कहे कि भैया ठीक है हम दे देते हैं डर्ट, लेकिन तुम हमें बख्श दो। वो तो हमारी आदत है कि हम उसे घिस घिस के निकाल ही देंगे, है ना, तो कपड़े ही खराब कर देते हैं अपन तो। सो इट इज लाइक दैट। चलो ये तो मजाक वाली बात है, पर थोड़ा सा इसका थर्मोडायनेमिक्स चेक करते हैं। ऑफ मसल फॉर्मेशन। ठीक, अब जब अपन सर्फ को पानी में डालते हैं ना तो मिसल अपने आप फॉर्म होता है, हम नहीं फॉर्म करते। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा जी इज नेगेटिव क्योंकि अपने आप फॉर्म होता है। डेल्टा एच इज नेगेटिव, व्हाई इट इज सो? वन डबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपके लिए तो लिखो वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ अट्रैक्शन। और डेल्टा एस अपन कहेंगे वो भी नेगेटिव, मेसल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल कंबाइन। तो फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होने वाला है और ये वाला पार्ट नेगेटिव होने वाला है। तो अगर इसको नेगेटिव चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब जस्ट एग्जांपल लिख लेना। इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ा होगा इससे, इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस नेगेटिव है सो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बड़ा होगा, इसमें पॉजिटिव में, तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा है तो बनेगा। मसल फॉर्मेशन के लिए अपन कोई स्पेशल मेथड नहीं करते कि कुछ हीट करेंगे कुछ करेंगे, नहीं भाई, सीधा सर्फ डालो पानी में, हो गया मसल फॉर्मेशन होगा।
बस एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो अपन उसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव चाहिए तो अपन को पता है कि डेल्टा एस नेगेटिव है स्मॉलर देन डेल्टा एच। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ। अब ये एक्सोथर्मिक है तो जो भी मैग्नीट्यूड आप यहाँ लिखोगे उसको नेगेटिव में लिखूंगा, और जो मैग्नीट्यूड यहाँ लिखोगे आप उसको यहाँ पॉजिटिव में लिखूंगा। बताया ना डेल्टा एस नेगेटिव। अब मैं कुछ लिखने वाला था, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। और यहाँ पर सर्फेक्टेंट्स लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। चलो देखते हैं। सपोज करते हैं ये वो रेंज है जहां पर ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन फॉर्म होता है। एक रेंज बना लेते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और छोटा ही होगा बट बना लेते हैं। नोट कर लो। और कल सुबह होगी क्लास। बोलो क्या हुआ, तिवारी जी को क्या होगा? पूछ रहा है शाम हो गई क्या? बस सो जाना, थोड़ी देर तो और पढ़ लो, कोई काम नहीं है सोने के। कल शाम को कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए तो सुबह शिफ्ट किया। अच्छा पूछ रहा था, मुझे लग रहा था उसमें शाम को होगी क्या क्लास। हाँ तो लिखो ना, उसमें पता नहीं क्या लिखा था, तुम तो पढ़ के देख क्या लिखा। अच्छा देखो अब कर लेंगे ना शुरू। पता अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो पार्टिकल दूर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। पढ़ा ना बस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे। कंसंट्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कम होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसे कम होती जाएगी।
और जैसे ही 100 पार्टिकल बनेंगे एक पार्टिकल बन जाएगा। एक पार्टिकल की कंडक्टिविटी तो बहुत कम, नंबर ऑफ मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे कम हो जाएगा। अपन वापस अब शुरू करेंगे, अपन एक ही मिसल बना के रुक जाएंगे। पहले आप लो इलेक्ट्रोलाइट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन होगा एक पार्टिकल बन जाएगा, खत्म हो गया। पार्टिकल एक ही है तो पर कंडक्टिविटी कम ही रहेगी। पहले अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बात है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो था तो कंडक्टिविटी बहुत थी, लेकिन एक पार्टिकल में तो कंडक्टिविटी बहुत कम होगी ना। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपन ने यहाँ पर ऐसे नहीं कि एक ही पार्टिकल है, अपन ने 10 पार्टिकल है तो कंडक्टिविटी होगी। अब 20 की है, 30 की है, 40, 50, 100 हुआ तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन एक बन गया। सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो पहले इनिशियली क्या होगा, सरफेस पे ऐसे पानी का सरफेस टेंशन तो ज्यादा होगा आपस में। पार्टिकल ऐड करूंगा तो ये पानी के पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट होने से रोकेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कुछ ये कवर करेंगे। तो फिर सरफेस टेंशन अगर अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट कम होगा, तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा। लेकिन जैसे ही मिसल बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल फिर एक बन गया, तो सरफेस टेंशन फिर बढ़ गया। ऐसा ना चाहिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन among the solvent particles. सॉल्यूट तो एक बन जाएगा ना, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। शुरू में तो सॉल्वेंट में था ही नहीं ना कुछ, पार्टिकल बढ़ा, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट क्या, वो वापस कम हो जाना चाहिए। मतलब अपन ने एक मिसल बनाने तक ही पढ़ा, फिर अपन ने स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि शुरू में पार्टिकल 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 1 2 3 ऐसे जैसे 100 हुआ एक बन गया। अब एक पार्टिकल का तो बहुत कम होगा ना, घंटे से 100 पार्टिकल बन गए ना, 100 से सीधा 1, लेकिन अपन ने कब मिसल बना बस वहीं रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो अपन कहेंगे देखो अब एक बन गया फिर शुरू होगा। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट अपने सिलेबस में है, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन ऐसे बता सकते हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो ये तो था सरफेक्टेंट्स। अब ठीक है, कभी क्लीनिंग एक्शन में पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन जरूर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब अपन चेक करते हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स खत्म हो गया, तो वी कैन राइट सम पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, purification of colloids. For the purification of colloids, we can say that purification of colloids. अभी colloids में impurities क्या होते हैं? Ions. Cations and anions are generally the impurities which are present in the colloids, which make them unstable. The impurities present impurities like cations and anions.
इनऑर्गेनिक कैटाइंस एंड एनाइंस, इनऑर्गेनिक कैटाइंस एंड एनाइंस लिखा मैंने, इनऑर्गेनिक कैटाइंस एंड एनाइंस। Makes the colloidal particle solve unstable. Makes the colloidal solve unstable. So they can be removed. They can be removed as a different method. लिख लेते हैं, method ही बता। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब सीधा फिल्ट्रेशन ही करते हैं। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब बाय फिल्टर पेपर having pore size less than 1 nanometers। अब आयंस उसी से पास करेंगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स तो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है, उससे छोटा आयंस का साइज होता है। आयंस फॉर्म्स होमोजेनियस सॉलिड्स। लास्ट में बताया। तो अगर मान लो कभी फिल्टर पेपर का साइज पोर साइज बड़ा है तो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप करो, सुखाओ, सही छोटा भी होगा। तो पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी एडजस्टेड। Filter paper can be adjusted by formaldehyde solution. Can be decreased. Adjust करना है तो decrease ही करना पड़ेगा। Adjusted by formaldehyde solution. Pore size जनरली decrease कर लेते हैं formaldehyde solutions। दूसरा अपन लिख सकते हैं डायलिसिस से। मेनली तो यही होता है, इससे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कभी कभी अपन से फॉर्मल्डिहाइड शायद पूछ ले, फिल्टर पेपर का साइज बताओ कैसे एडजस्ट करोगे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। पूछेंगे तो बताएंगे। डायलिसिस में क्या होता है? अब ये तो एक तरीके से बताता हूँ भाई, कुछ चीज को अपन कपड़े में ऐसे फिल करके और फिर पानी में वॉश करते हैं, उसको डिप डिप करके ऐसे। डायलिसिस छोटे पार्टिकल निकल जाएंगे, मतलब टी बैग जैसे चाय में डिप करते हैं उस टाइप से। तो एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या लेंगे, एक ये वाटर है और एक बैग ले लेंगे जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्व ले लिया हमने। एक बैग है जिसमें कोलाइडल सॉल्व था, इसमें कोलाइडल सॉल्व। अब इस बैग में जो इसका ये जनरली स्किन जैसे होता है, इसका पोर साइज जो होता है ना इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो इसको क्या होगा, जब अपन वाटर में डिप करेंगे ना तो आयंस विल कम आउट और कोलाइड्स विल रिमेन इन दिस। तो एक तरीके से हमने पानी में साफ कर दिया। कभी जरूरत पड़ेगा तो अपन स्टीम ऑफ वाटर लगा देंगे, ऑफ वाटर। यहां से वाटर इन करेंगे और यहां से आउट कर लेंगे, तो वॉश होता रहेगा। जो आयंस होंगे वो बाहर निकलते जाएंगे और यहां से अपन वाटर से उसको वॉश कर देंगे, वॉश हो जाएगा, सारे आयंस बाहर चले जाएंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमूव एज इम्प्योरिटीज। और कभी कभी क्या करते हैं अपन, ये अगर मान लो नहीं निकल रहा है आयंस, तो अपन ऐसे भी करते हैं, तो यहां से वाटर तो अपन निकालेंगे बाहर और यहां से वाटर इंजेक्ट कर देते हैं
तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो वाटर है और ऐसे बैग जो है, तो इसमें जो कोलेडल सॉल्व है इसमें से आइंस बाहर निकालने हैं, आइंस एज इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज उधर भी आइंस ही होता है जनरली। अपन यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, लो भाई अब तो निकलेगा बाहर। इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। जैसे अपन को पता है वो किडनी का डायलिसिस करता है, दिस इज किडनी। हॉस्पिटल में जाके वो क्या करता है, यही तो करता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। आपका किडनी खराब होने का मतलब वो आइंस बाहर पास नहीं कर रहा, तो डिपोजिशन शुरू हो गया किडनी। तो फिर आप जाओगे डायलिसिस करने के लिए, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस करके किडनी बाहर, वो किडनी बाहर नहीं निकाले, किडनी बाहर नहीं निकालेंगे, उससे आइंस बाहर निकालोगे इलेक्ट्रोडायलिसिस करके। दैट इज डायलिसिस। सो जनरली जो कैटायंस एनायंस होते हैं, जो सोडियम आयन है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Mg पॉजिटिव, तो उस टाइप से मतलब हमें वो बाहर निकालना है, दैट इज ठीक है। इससे एक मतलब डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस ऐसे बन से पूछ सकते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब एक बड़े से वेसल में अपन फिल कर लेते हैं कोलेडल सॉल्यूशन, उसको बंद कर देते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूग कर देते हैं। इसमें कोलेडल सॉल्यूशन ले लेते हैं। सेंट्रीफ्यूग मतलब हाई वेलोसिटी से उसको रोटेट करते हैं। उसको रोटेट करेंगे अगर हाई वेलोसिटी पे, तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा क्या, कोलेडल पार्टिकल्स गेट डिपॉजिट, और रोटेट करेंगे ना, तो कोलेडल पार्टिकल रोटेट रहेगा और इम्प्योरिटीज लिक्विड पार्ट में रहेगा। फिल्टर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स होंगे कोलेडल पार्टिकल्स, दे आर हैवी पार्टिकल्स, तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे। सो सेंट्रीफ्यूग करने के लिए अपन इसे रोटेट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। So heavy colloidal particle will deposit at the bottom. Particle will deposit at the bottom. Deposited at the bottom. And the lighter ions remain in the solution. In solution. Remain in solution. तो इसको हटा के आफ्टर फिल्ट्रेशन सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आफ्टर फिल्ट्रेशन the colloids are particle dissolved in suitable solvent. Is suitable solvent. That is about the filtration. Mainly अपन को electrodialysis और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से पोर साइज एडजस्ट करते हैं, दैट्स ऑल। अभी we can write the properties of colloids. What are the properties of colloids? Of colloids. The properties of colloids. Huh?
So there are different properties of pellets. एक तो होता है colligative properties, तो पढ़ा हुआ है. You know that colligative property depends on the numbers. इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. Centrifugation. So अपन को पता है what happens with the ultracentrifugation. Relative lowering in vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, osmotic pressure. These are colligative properties. These are colligative properties. ठीक है. Due to the high molecular weight of colloidal particles, they have very low value of mole fraction of solute. Very low value of mole fraction of solute. अगर लो वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, ऑब्वियसली बात है, फिर तो colligative properties भी काफी. So they have low value of colligative properties. अभी लो वैल्यूज होगा तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. अगर रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर चेक करेंगे, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट कम होगा. पेपर तो पता है ना. देखिए अपन को पता है P naught minus PS divided by P naught is equal to होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये डिफरेंस कम होगा, तो हम कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे. अगर ये बहुत ज्यादा आया तो फिर इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा. And all the colligative properties are directly proportional to the mole fraction of solute. P naught होता है. तो जितना बड़ा ये वैल्यू होगा उतना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, अपन को पता है P naught minus PS. P naught तो कांस्टेंट है, इस वैल्यू को छोटा होना चाहिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. तो जितना छोटा ये वैल्यू होगा उतना ज्यादा, उतना डिफरेंस अपन को मिल जाएगा. अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो ये तो पहले से बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत बड़ा होता है. वेपर प्रेशर डिप्रेशन में रिलेटिव द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बहुत बड़ा वैल्यू आएगा तो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा. फिर डेल्टा टी भी हो, we know that I into Kb into Nb into 1000 divided by molecular weight of solvent. Number of moles of solvent वो कम होना चाहिए. अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो मोल फ्रैक्शन कम. मोलैलिटी में we know that what is mole fraction. So we are able to. That is. Then we need the optical properties. Optical properties तो मतलब ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखी होगी. The optical property is nothing but the Tyndall effect, ना? Tyndall effect. The scattering of light by the particles present in the solution. उसको अच्छे से लिखते हैं रे ऑफ लाइट. हम लोग मतलब वो थोड़ी लिखना है. स्ट्रॉन्ग मतलब एग्जाम थोड़ी देना है. स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट is passed
through the colloidal solution. Solution. There is scattering of light. Of light. चलो स्कैटरिंग चेक करते हैं। अगर मेरे पास ये सपोज इंसिडेंट लाइट, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, और ये अपने पास सोल्यूशन गिवन है, सपोज अपन कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। तो जो लाइट ट्रांसमिट होगा ना यहां से, ट्रांसमिटेड लाइट, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब वहां कुछ भी नहीं बनना ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन कुछ भी स्कैटरिंग नहीं, कुछ नहीं, जितना लाइट आपने स्ट्रॉन्ग बीम पास किया था दूसरी तरफ निकल जाएगा। अगर कोलाइडल सोल्यूशन आपने इंसिडेंट लाइट, इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो जो बीम ऑफ लाइट इससे स्ट्राइक करेंगे ना, इसमें स्कैटर्ड हो जाएंगे। अगर कुछ लाइट स्कैटर्ड होगा तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा वो कम हो जाएगा, मतलब I नॉट इज ग्रेटर देन I, ट्रांसमिटेड लाइट कम हो जाएगा। और अगर अपन कहेंगे हमारे पास सस्पेंशन है, दिस इज सस्पेंशन, ऐसे सस्पेंशन होगा, तो जो इंसिडेंट लाइट होगा और ट्रांसमिटेड लाइट, तो IT विल बी इक्वल टू 0। अगर ये सस्पेंशन होगा तो पार्टिकल साइज काफी बड़े होंगे, 1000 से भी बड़े, राइट ना, जिसमें साइज जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स। इतने बड़े पार्टिकल होंगे तो वहां कुछ स्कैटरिंग भी नहीं होगा, तो ऑब्जर्व होकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या फिर वहां पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो जाएगा, रुक गया है, नो ट्रांसमिशन। सो IT will be equal to 0, then it is a suspension. अब जैसे अपन कुछ डेली लाइफ में अपन कहते हैं कि भाई स्काई लुक्स ब्लू, सनराइज तो आते हैं लेकिन स्काई ब्लू दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। फिर अपन को जब कोई कॉमेट जाता है, ऐसे अपन को दिखता है रात को कोई कॉमेट जा रहा है, तो उसका टेल बना होता है। वो टेल इसलिए बनता है कि वो जो हीट निकलता है ना उससे, वो जहां जो पार्टिकल उसके आसपास होते हैं ना उनको गर्म करता है वो, तो वो स्कैटरिंग की वजह से अपन को टेल दिखता है। ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। Sky looks blue. A tail is formed. For moving comet. इवन अगर अपन देखेंगे तो जैसे मूवीज देखने जाते हैं अपन, तो हॉल में एकदम ब्लैक होता है जैसे मूवी शुरू होने के पहले, जैसे ही फोकस उस पर आएगा ना, स्क्रीन पे फोकस आएगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट से अपन देखेंगे तो ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट वापस आया, स्कैटरिंग हुआ तो थोड़ा लाइट आ जाता है उसमें, हॉल में सिनेमा हॉल में, दैट इज स्कैटरिंग। ठीक है, तो अपन ने स्कैटरिंग देख रखा है। और इवन विंडो से सनरेज आता है तो पूरे रूम में लाइट होता है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई सनरेज तो स्ट्रेट पाथ में आ रहा है ना, व्हाई द एंटायर रूम इज ग्लोइंग, द रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज
because there is a dust particle in there. So like that we can write that. That is the scattering, and it is due to the, that is called indirect. Similarly, we can write the, अब आज इतना ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में फिर अपन इसे खत्म कर लेंगे, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। मॉर्निंग में क्लास पता है ना कितने बजे है? मॉर्निंग में क्लास कितने बजे है? 8 o'clock, ठीक है।